कल हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज ये एक टेबल दी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जो ये रिएक्शंस है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, तो इन रिएक्शंस का क्या दिया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट जो के होता है उसको हम किस किस यूनिट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, वो आपको इस टेबल में दी है। तो ये टेबल आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। हाफ लाइफ मतलब जो आधी एज या आधी लाइफ किसकी, रिएक्शंस की। तो ये क्या होता है, अर्ध आयु काल क्या होता है, टाइम इन विच concentration of reactant in a reaction becomes half or time in which a reaction gets completed exactly half। तो इसका मतलब क्या है, वो समय, वो टाइम जिसमें कि क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी रह जाती है। यानी हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया है इस समय पे जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय पे रिएक्टेंट की जो जितनी भी हमने कंसंट्रेशन ली है उसकी कंसंट्रेशन से आधी कंसंट्रेशन रह जाती है, या फिर वो टाइम जिसमें कोई भी रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट ना होके हाफ होती है, यानी कंप्लीटली ना होके हाफ रिएक्शन पूरी होती है, तो उसको हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को या इस रिएक्शन के लिए ये जो टाइम होता है वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है या अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम दो हमने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो हम दोनों के लिए अलग अलग देखेंगे। पहले देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड। For a zero order reaction, the rate constant may be expressed by the following equation। अर्ध आयु काल के लिए हम क्या करते हैं कि इस रेट कांस्टेंट या दर स्थिरांक को किस तरीके से लिखेंगे, K इक्वल A0 माइनस A अपॉन T। तो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड ले रहे हैं तो T इक्वल T हाफ हो जाएगा। A जो है, ये जो A है वो क्या है, हम ये A जो है उसको मानते थे कि इतना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, तो A कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, हमने बोला है कि हाफ चेंज हो जाएगा, यानी रिएक्शंस की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो हाफ A0 के बराबर हो जाएगा। और T हाफ वैल्यू के लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, K इक्वल A0 माइनस A की जगह में हम क्या रखेंगे, 1/2 A0 अपॉन T क्या है, T हाफ है, ठीक है। अगर हमको T हाफ निकालना है क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमको अर्ध आयु काल निकालना है, तो T हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, A0 अपॉन 2 के। तो दस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A0 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो इसलिए हाफ ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब कि अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसको हाफ करने के लिए हमको ज्यादा समय देना पड़ेगा, इसलिए आधी लाइफ आते तक टाइम लगेगा, इसलिए T हाफ जो है वो A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में रेट कांस्टेंट क्या लिखते हैं, K इक्वल 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस 1। ये आपको फॉर्मूले तो याद रखने हैं, या फिर हम लिख सकते हैं अगर हमको T निकालना है तो T इक्वल 2.303 और K का ट्रांसफर हो जाएगा log A अपॉन A माइनस X। लेकिन यहाँ पे T हमको क्या मानना है, T हाफ मानना है, और X जो है उसको 1A अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ होगी। तो T हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस X की जगह क्या आ जाएगा, A अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस 0.5A। फिर इसी तरीके से यह जाएगा T हाफ इज इक्वल 2.303 अपॉन K log 2 इज इक्वल 0.693 K। T हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन K। तो हैंस हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट।
does not depend on initial concentration of reaction। यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कांस्टेंट रहता है, निश्चित रहता है, और ये डिपेंड नहीं करता किस पे, रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पे। हैंस फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए जीरो, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए जीरो, और लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पे भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 दिया है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटली इन 50 मिनट। अगर हम मानते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50 मिनट में 90% कंप्लीट हो जाती है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। यहाँ पे log 10 की वैल्यू दी हुई है। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर हम मान ले कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है, ड्यूरिंग T इज इक्वल 50 मिनट, अगर T टाइम अगर हम T को हम 50 मान ले और रिएक्शन जो है 90% कंप्लीट हो रही है इस T समय में, देयरफॉर X इज इक्वल 90% ऑफ A इज इक्वल 0.9 A when T इज इक्वल 50 मिनट। तो रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। तो ये आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है 0.9 A पुट करेंगे, तो ये जो k है वो आप इसको निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ पीरियड के लिए आप क्या निकालेंगे, 0.693 अपॉन k, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हमने ऊपर देखा था ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, तो 15 मिनट, 15 मिनट आएगा, इसका मतलब है हाफ लाइफ पीरियड इस रिएक्शन का होगा 15 मिनट। ठीक है, अब है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। अब आभासी क्या होता है या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, कुछ मतलब जिसमें हमको क्या हो कि भ्रम हो, किसी भी चीज का जो हो नहीं वो हमको दिखे, तो वो स्यूडो कहलाता है। तो ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, इन सम रिएक्शंस सॉल्वेंट आल्सो एक्ट एज रिएक्टेंट। कई बार क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस में जो सॉल्वेंट होता है यानी विलायक, जिसमें हम कोई भी सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट जो होता है वो एक तरीके से रिएक्टेंट का काम करने लगता है। अधिकतर क्या होता है, जो हम जिस चीज की रिएक्शंस कर रहे हैं सिर्फ उसी को हम रिएक्टेंट मानते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस में अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो वह सॉल्यूट के साथ साथ जिस सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं वो भी एक रिएक्टेंट का काम करने लगता है। बट ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन अगर जब सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा ज्यादा ही होती है, तो द नेग्लेबल डिक्रीज दैट टेक्स प्लेस इन इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम उसको जो रिएक्टेंट है उसकी बहुत कम मात्रा होने पे हम उसको रिएक्शन में नहीं भी कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर the hydrolysis of ethyl acetate when 0.01 mole of it is hydrolyzed with 10 mole water, then the following process is observed। अगर हम क्या करते हैं, एथिल एसीटेट का 0.01 मोल को हम का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और 10 मोल हम वाटर ले रहे हैं, तो जैसे हमने CH3COOCH2H5, इसका मतलब ये क्या है, एथिल एसीटेट। ठीक है, हमने इसको लिया है 0.01 मोल लिया है, प्लस हम क्या ले रहे हैं, H2O जो ले रहे हैं वो 10 मोल ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप T इक्वल 0 टाइम पे इसमें कोई चेंज अभी हुआ नहीं है, तो ये 0.01% मोल है और ये 10 मोल है। अब टाइमिंग बस स्टार्ट हुई है, टाइम गुजरा नहीं है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो 0 मोल बने हैं। पर T टाइम के बाद क्या हो रहा है, एथिल एसीटेट 0 मोल बन जा रहा है और H2O में 9.99 मोल का डिफरेंस आ रहा है, बस लगभग 0.1 का बस डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो H2O है उसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम उस पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, तो रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा इसका, रेट इज इक्वल K-CH3COOC2H5H2O, यानी कि इन दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है। लेकिन सिंस नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड फाउंड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, लेकिन हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन के दौरान वाटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, देयरफॉर K-H2O में बी टेकन एज कांस्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे H2O को कांस्टेंट मान लेते हैं। हैज अबाउट इक्वेशन में बी राइटन एज, तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसको अब हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम H2O को कांस्टेंट मान ले, कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसका मतलब रिएक्शन
H2O पे डिपेंड करी ही नहीं, तो रेट इज इक्वल के CH3COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है hence according to rate equation this reaction is first order reaction that depend on concentration of CH3CO C2H5। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसमें जो रेट कांस्टेंट है या फिर रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम पहली वाली इक्वेशन देखें तो इसको देखने पे हमको लगता क्या है कि ये दो रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये सेकंड ये जो है वो कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दिख कुछ और रही है, तो हेंस रिएक्शंस व्हिच आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जो कि क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वाटर का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो दिखने में ये सेकंड ऑर्डर लगती है क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन देखने पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की जैसे दिखती है, तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ये जो आपका एग्जांपल है केन शुगर का, या जिसको हम ग्लूकोज या शुगर भी कह सकते हैं, ये आपको इसका एग्जांपल लिखना है। ठीक है, अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन, तो जो रेट कांस्टेंट है उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए आर्हेनियस ने इक्वेशन दी है। रेट ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमको मालूम है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो तापमान बढ़ाने पे बढ़ता है। एंड इट इज क्लियर दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट इज ऑब्जर्व ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट बिकम अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम। तो ये पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो इस इफेक्ट को, टेम्परेचर के इफेक्ट को हम किससे दिखाते हैं? टेम्परेचर कॉफिशिएंट से या तापमान गुणांक से शो करते हैं, जिसको हम लिखते हैं n इक्वल के टी प्लस 10 अपॉन के टी इक्वल 2 to 3। ये 2 या 3 टाइम के बीच में रहता है। तो ये है आपका डिपेंडेंस। अब हमको आर्हेनियस इक्वेशन देखना है।